हेलो बच्चों, आज तुम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है उसमें है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने तरह का पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में? तो एक पढ़ना है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक पढ़ना है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या पढ़ना बताओ? एक पढ़ना एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा पढ़ना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एक पढ़ना एलिमेंट्री, एक दूसरा पढ़ना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाए, एक से ज़्यादा स्टेप ना लगे। ठीक है, इसे मान लेते हैं हमको बनाना है ए से डी बनाना है। ए आपका रिएक्टेंट है और डी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ए आपका रिएक्टेंट है और डी आपका प्रोडक्ट है। तो ए से डी डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, एक ही स्टेप में हुआ, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है। मान ले इसका अगर पावर अगर कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं मतलब इसका नंबर ऑफ मोल है, तो पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन is always directly proportional to the molar power concentration of the reactant. That means rate of reactions is always directly proportional to molar power concentration of the reactant. Means ये तेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। मोलर पावर कितना है इसका? कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। रेट का मतलब डायरेक्टली हटाए हम लोग, क्या लगा? डायरेक्टली जब हटाते क्या लगाते हैं? के। और ये क्या होगा? मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट के तरह क्या है? रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाए, एक से ज़्यादा स्टेप ना लगे। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो ना, जैसे हमको कार्बन को जब बर्न किए, कार्बन क्या था? सॉलिड था। जैसे ऑक्सीजन से बर्न किए तुरंत क्या बन गया? बता, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक ही स्टेप में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लो एक रिएक्शन लिख रहे हैं कि Ma प्लस NB, ये बन गया आपका AC प्लस BD। A का मोल है M, B का मोल है N, C का मोल है A और D का मोल है क्या? B। और ये मान ले एलिमेंट्री रिएक्शन से, ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन से, एलिमेंट्री रिएक्शन से मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही स्टेप में हुआ है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। जैसे मान ले रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? तो लिख सकते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसंट्रेशंस ऑफ ए, और ए का मोल कितना है एम, तो मोलर पावर उसका हो जाएगा पावर, तो ए की पावर एम, ठीक है। बी की पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। अब इसको डायरेक्टली हटाते तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए एम, और यह क्या हो जाएगा बी एन हो जाएगा। और के तरह क्या है रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही स्टेप में हो जाए, एक से ज़्यादा स्टेप ना लगे, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। और एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है मोलर पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चलो अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है पहले समझो। और केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के ही बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वो एक स्टेप में ना हो, मोर देन वन स्टेप में हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और जिस स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन या जिस स्टेप स्लो स्टेप में होता है, तो वही स्टेप जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है डिपेंड करता है। देखो ना, जैसे मान लेते हैं हमको ए से बनाना है क्या डी बनाना है, तो इसका कितना स्टेप होगा, मान ले एक से ज़्यादा स्टेप हुआ। पहले क्या बना, हमको डायरेक्ट ए से डी जाना है, लेकिन पहले ए से बी बना, फिर बी से आपका सी बना, फिर सी से आपका क्या बना डी। तो एक से ज़्यादा स्टेप लगा, मोर देन वन स्टेप। मान ले तेरा क्या लगा बताओ, मोर देन क्या वन स्टेप, एक स्टेप से ज़्यादा लगा। मान ले इसमें से आपका सी स्टेप जो है ये वाला बी से सी वाला ये स्लो स्टेप है। जो स्लो स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में बनता है, और उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसी स्टेप पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है, जो स्लो स्टेप होता है। तो आपका ये वाला बी से जो सी बनना ये स्लो स्टेप है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शंस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप। किस पर डिपेंड करता है, जो स्टेप क्या होता है स्लो होता है। इसको ओवरऑल करेंगे तो ओवरऑल करने से क्या होता है, तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ओवरऑल क्या बनना ए से क्या बनना डी बनना। इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शंस, ओवरऑल रिएक्शंस। और आपका ए से बी बनना, बी से सी बनना, सी से डी बनना, इसको बोलते हैं आपको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ठीक है, वो सब अनस्टेबल होता है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में बनता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं ना, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल देखो कि हमको पहले देखो एक कार्बन सॉलिड था, उसको हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो ये बना कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक स्टेप हुआ, ये मान ले स्टेप वन हुआ। जो स्टेप वन जो है क्या मान लेते स्लो स्टेप है, क्या है स्लो स्टेप है। फिर क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाफ O2 से रिएक्शंस हुआ तो क्या बना बताओ CO2 गैस में कन्वर्ट हुआ। ये आपका स्टेप टू है, जो तेरा फास्ट स्टेप है मान लेते हैं, फास्ट स्टेप है ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन से मान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करेगा, जो स्टेप क्या है स्लो है। कौन सा स्टेप स्लो है, ये वाला। इसका ओवरऑल रिएक्शंस करेंगे तो ये CO यहाँ क्या हो गया बता कट गया, क्या बना बता कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 कितना हो जाएगा O2 हो जाएगा,
प्लस या क्या बनना बताओ, CO2 गैस बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओवरऑल रिएक्शंस, ओवरऑल रिएक्शंस। और ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेप बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन में और मे नॉट बी मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है। इसका पावर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस एग्जांपल देते तब और समझ में आएगा। जैसे देखो, मान ले एक रिएक्शन लिखे हैं कि 2A + B, सपोज करो 2A + B लिखे हैं और ये मान ले C बन गया है। और हमने यहाँ लिख दिया ये रिएक्शंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है, नॉट एलिमेंट्री। कौन सा रिएक्शन बताओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस में और मे नॉट बी, में और लिखो ना, और may not be molar power concentrations of the reactant। मोलर पावर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द रेट ऑफ रिएक्शन में और मे नॉट बी मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट मीन्स मान ले रेट जो है यहाँ क्या है, डायरेक्टली आई मान ले लिखते हैं ए के पावर कितना 2 और बी की पावर कितना लिखते हैं हम लोग 1 लिखते हैं। तो रेट जब डायरेक्टली को हटाते क्या लगाते, के लगाते। के का मतलब क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। और क्या होगा, हमने ए के इसको हमने यहाँ m मान लिया पावर को, और b के पावर को हमने क्या मान लिया, n मान लिया। तो यहाँ m जो होगा 2 के बराबर हो भी सकता है, 2 के बराबर नहीं भी हो सकता है। n जो है 1 के बराबर हो भी सकता है, n जो है 1 के बराबर नहीं भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस में और मे नॉट बी मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, और जो स्टेप स्लो होता है उसी स्टेप पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, निर्भर करता है। इसको लिख लो। उसके बाद पढ़ाते हैं यहाँ पर रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ, रेट लॉ कहता है कि वही बोल सकते हैं, रेट लॉ कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शंस में और मे नॉट बी मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर एलिमेंट्री होगा तो मोलर पावर उतना ही होगा जितना, जैसे मान लेते हैं सपोज करो कि आपका A+ आपका मान लेते हैं 2A से B बन गया सपोज करो, और ये तेरा एलिमेंट्री रिएक्शन से क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोले तो जो एक ही स्टेप में हुआ है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शंस इज ऑलवेज क्या होगा, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली ए की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रेट डायरेक्टली क्या लगाते हैं, के लगाते हैं, यहाँ पावर 2 हो जाएगा। के तेरा क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शंस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस ऑलवेज क्या होगा, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगा। लेकिन यही रिएक्शंस जो होगा 2A से आपका B बन गया, और ये मान ले क्या है, सपोज करो क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से, मतलब वो एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन में और मे नॉट बी मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी बोलते हैं रेट लॉ। इसे मान लेते हैं, इसमें क्या होगा बता, तो रेट डायरेक्टली ये ए के पावर कितना हो जाएगा, 2 सपोज करते हैं। अगर रेट डायरेक्टली को हटा क्या लगा, के लगा दिए, और हमने ए के पावर क्या मान लिया, m मान लिया। ये m2 हो भी सकता है, m2 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में और मे नॉट बी मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसी को बोलते हैं रेट लॉ। अगर रेट लॉ
आपका अगर एलिमेंट्री होगा तो रिएक्टेंट का मोलर पावर ही होगा हमेशा, अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो मे और मे नॉट बी मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगा। तो रेट लॉ का डिफाइन भी वही कर सकते हैं कि रेट लॉ इज डिफाइन एज द, क्या बोल सकते हैं बताओ, द रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना, द रेट ऑफ रिएक्शंस। एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादातर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी का डिफाइन लिखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शंस में और may not be molar power concentrations of the reactant सपोज करो कि A + 2B, ये C बन गया, A + 2B रिएक्टेंट है, A इसी तरह क्या है, प्रोडक्ट है, और ये मान लेते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादातर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से। तो क्या होगा बता, तो रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मे और मे नॉट बी मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का मोलर पावर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ ने मतलब कितना मोल है, 1 मोल, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर कितना हो जाएगा, 1, फिर बी के पावर कितना हो जाएगा, 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर लिखें, हमने डायरेक्टली घटा क्या मान लिया, के मान लिया, के मतलब रेट कांस्टेंट, और हमने क्या माना, ए को हमने क्या माना, एक्स मान लिया पावर को, और बी के पावर को हमने वाई मान लिया, और एक्स जो है 1 हो भी सकता है, एक्स 1 नहीं भी हो सकता है, वाई 2 हो भी सकता है, वाई 2 नहीं भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं रेट लॉ, लिख लो। और हम रेट लॉ ज़्यादातर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ही बारे में स्टडी करते हैं। अगर एलिमेंट्री होगा, अगर एलिमेंट्री मान ले होता तो हमेशा ए के पावर 1 ही होता और बी के पावर 2 ही होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि 1 ही होगा, 1 भी हो सकता है या 1 से कम भी हो सकता है, बी के पावर 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब, जब कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन एलिमेंट्री होगा तो हमेशा यही होगा। यही रिएक्शन एलिमेंट्री होता तो रेट डायरेक्टली क्या होता, हमेशा क्या होता, ए के पावर 1 और बी के पावर कितना होता, 2 होता, तो रेट इक्वल टू ए होता, या ए के पावर 1 और बी के पावर 2 होता। कब होता ये, एलिमेंट्री होने पर, कॉम्प्लेक्स होने पर मे और मे नॉट बी, इसको लिख लो। अच्छा, हमको यहाँ पढ़ना पड़ता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पहले समझो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मान ले कोई एक रेट लिखा हुआ है कि रेट, ध्यान देना, रेट या सिंपली आर लिखा हुआ है, आर इक्वल टू, आर का मतलब रेट, ए के पावर कितना 1/2 और बी के पावर 2 लिखा हुआ है, ये रेट लिखा रहेगा, बोलेगा इसका ऑर्डर लिखिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जितना मोलर पावर दिया उसको सम कर दो, ए का जो मोलर पावर है, बी का जो मोलर पावर, क्या कर दो, सम कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 + 2, इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5/2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 5/2 होगा। आया समझ में, इसको डिवाइड भी कर लेना, 5 को 2 से करो, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0.10, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2.5 होगा इसका क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इसे और एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं एक रेट लिखा हुआ है, लिखा रहेगा एग्जाम में, रेट इक्वल टू के, मान ले ए के पावर कितना 1/2 है सपोज करते हैं, और बी के पावर कितना दे दिया, 2 दे दिया है, बोले इसका ऑर्डर लिखिए। तो ऑर्डर क्या करोगे, जितना भी पावर दिया तो क्या कर दो, सम कर दो। तो क्या लिखें बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस
मान लेते क्या बता, -1/2 प्लस 2, इसको एलसीएम ले लो, ये 2 हो जाएगा, ये -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया रहेगा मान लेते हैं, तो इतना दिया रहेगा तुम्हें बना लेना। मान लेते हैं रेट दे दिया है तुमको, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशंस A के पावर 2 और B के पावर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। बोला इसका ऑर्डर लिखिए, यहाँ K दे दिया, K मतलब रेट कांस्टेंट, इसका ऑर्डर लिखिए। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम लोग, जो मोलर पावर होता है सबको सम कर दो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा उसका ऑर्डर। ठीक है, अब सुनो, रेट लॉ में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो तुमको पढ़ना है, ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में एक पढ़ना होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, पूरा ग्राफ पढ़ेंगे, पूरा उसका यूनिट पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पूरा ऑर्डर जीरो ऑर्डर के बारे में। और हमको दूसरा पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसका ग्राफ पढ़ेंगे, उसका यूनिट पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और उसका हाफ लाइफ रिएक्शंस भी पढ़ेंगे दोनों का। लेकिन आपका सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर का ओनली फॉर हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन और ग्राफ के बारे में तेरा क्लास 12 इसका सिलेबस नहीं है, वो बीएससी में होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डेरिवेशन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बता देंगे तुम लोग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।